हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। चीन और भारत दुनिया के दो बड़े देश, दो सबसे ताकतवर देशों में शुमार होने वाले देश, दो न्यूक्लियर पावर्स जब आपस में इस बॉर्डर पर एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट होने वाली है। बहुत ही जिसे कहते हैं जबरदस्त लेवल के ऊपर युद्ध होने वाला है। और दुनिया में वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे बहुत कम युद्ध हुए हैं जिनमें से एक युद्ध हुए हो सकता है दोनों देशों के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। दोनों देश हो सकता है 20 साल पीछे चले जाएं, हो सकता है बर्बादी के कागार पर पहुंच जाएं, लेकिन बर्बाद होने वाले देश में बर्बादी की कागार पर भले ही पहुंच जाएं, लेकिन इन दोनों देशों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये बर्बाद होने के बाद भी बुलंदियां छुएंगे। इनके अंदर ये सबसे बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन इस युद्ध में, इस महायुद्ध में या इस लड़ाई में, इस महायुद्ध कहो, वॉर कहो और नियर टू वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन में सबसे ज्यादा अगर किसी देश को खतरा है तो वो ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं तो हालात इसके इस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं कि अगर इसने इस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया तो मरा, और अगर इसने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया तो मरा। ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अभी है। अब ऐसा क्यों है तो ये समझ लीजिए। वास्तव में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड लैंड जो इस टाइम पर मौजूद है वो ये है गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके। एक तो है गिलगित बाल्टिस्तान, एक है गिलगित बाल्टिस्तान जिसके ऊपर ये कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था और आज के दिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। और दूसरा ये वाला इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोस्तों, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है ये भारत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली हर तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके अंदर मोटे तौर पर देखेंगे तो रियलिटी ये है कि भारत का सेंट्रल एशिया का रास्ता अगर इस इलाके पर भारत कब्जा कर लेता है या भारत का इस इलाके के ऊपर दबदबा होता है या यहां रहता है तो एक चीज तो यह है कि भारत को डायरेक्ट रूट सेंट्रल एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया तक यानी कि मध्य एशिया तक मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात यहां पर यह होगी, दूसरी सबसे बड़ी खास बात यहां पर यह होगी कि पाकिस्तान को जो अरब सागर तक सी पैक के नाम से, चाइना को जो सी पैक के नाम से पाकिस्तान होते हुए जो रोड बनाने को मिल रहा है वो रास्ता खत्म हो जाएगा। और इसीलिए चाइना भी इस पूरे इलाके के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा और ये चाहेगा कि भारत ये रास्ता ना बनाए या भारत इस पर कब्जा ना करे, ताकि उसकी जो $46 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, $46 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे और उसे अरेबियन सी तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट लिंक मिला हुआ नजर आए और इंडिया यहां पर ब्लॉक्ड रहे। दोस्तों, इसी सिचुएशन में या इसी रीजन से अगर आप लोग देखते हैं मोटे तौर पर तो कहीं ना कहीं दोनों देश इस जगह पर आकर फंसेंगे जरूर। भारत इस जगह पर मूव जरूर करेगा और दोनों देशों के बीच में इस रीजन को लेकर लड़ाई जरूर है। और इस पास को जो कराकोरम पास जो अक्साई चीन से होकर जा रहा है, आप लोग बराबर नाम सुन रहे होंगे, कराकोरम पास। अब ये जो कराकोरम पास है इसके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो बराबर इस रूट के ऊपर से वो निकल रहा है या इसके ऊपर सिचुएशंस को देख रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप पाकिस्तान के हालात देखेंगे तो इसके हालात वैसे ही बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। कारण उसका ये है कि अगर आप इस पाकिस्तान को देखते हैं तो इसे थोड़ा सा अगर आप ढंग से एक्सपैंड करेंगे तो सबसे मेन सिचुएशंस आपको काफी ज्यादा पाकिस्तान की नजर आनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये इलाका देखेंगे इस तरीके से तो ये इलाका सिंध है। सिंध जो इलाका है अगर आप इसे देखेंगे तो यहां पर पॉपुलेशन जो है वो सिंधी रहती है। अब सिंधी पॉपुलेशन रहती है और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये इसकी जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 60 से लेकर 70% तक कंट्रीब्यूट करती है।
सिंध की जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 60 से 70% तक कंट्रीब्यूट करती है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30% के आसपास है। यही रीजन है कि सिंध की इतनी कम पॉपुलेशन जो ज्यादा परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जो भी पाकिस्तान का जीडीपी है, जो भी पाकिस्तान का बजट होता है, उस बजट में सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास कराची या सिंध को रिटर्न में मिल पाता है, और वो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कराची के अंदर खत्म हो जाता है। वो मैक्सिमम अमाउंट कराची के अंदर खत्म हो जाता है, तो बाकी सिंध का इलाका आपको काफी ज्यादा पिछड़ा मिलेगा और प्रॉब्लम के अंदर मिलेगा। दूसरा पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सिंध से लेकर अगर अगला इलाका देखा जाए तो ये एक बड़ा रीजन जो है ये बलूचिस्तान इलाका है। अब इस बलूचिस्तान इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो बलोच कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और इनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा है। यहां अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो यहां मुश्किल से 10% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, लेकिन अगर मिनरल रिसोर्सेज का देखोगे तो 70% मिनरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के यहां पर हैं, और लैंड एरिया देखोगे तो 44% लैंड एरिया यहां पर है। अब ऐसी सिचुएशन में बलूचिस्तान अपने आप को अलग मानता है, और इसे हमेशा, बलूचिस्तान को हमेशा ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो हैं वो इनका हक मार रहे हैं, पाकिस्तानी इन्हें इनका हक नहीं दे रहे हैं। और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स के अंदर ये इलाका है, मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स के अंदर ये बलूचिस्तान इलाका है। और उससे ज्यादा खास बात ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा बैकवर्ड इलाकों में से एक है, तो यहां अगर आप लोग देखेंगे तो पूरे का पूरा ये जो इलाका है, पूरे का पूरा ये जो रीजन है, ये डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर काउंट होता है। और यहां पर मिलिटेंसी कहो या इंसर्जेंसी कहो, यहां पर हद से ज्यादा है, इंसर्जेंसी हद से ज्यादा है। पाकिस्तान की एक आर्मी का बड़ा हिस्सा, पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा हिस्सा इस बलूचिस्तान विद्रोह को दबाने में हर समय पर लगा रहता है, और सिंध के अंदर भी आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट मार्च निकलता रहता है, और सिंध को अलग करने की डिमांड करते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में दो इलाके पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप लोग यहां देखते हैं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहां पर यह आ जाती है कि पाकिस्तान का अप्रॉक्सीमेट ये जो इलाका है, यहां से यहां तक ये कम से कम 700 किलोमीटर का इलाका पड़ जाता है, समझे? यानी सिंध के इलाके से और ये इलाका 700 किलोमीटर का इलाका है, जो कि डेजर्टेड है, यानी खाली पड़ा हुआ है, बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाका है, खाली पड़ा हुआ है। और यही रीजन है सिंध का पंजाब के साथ बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो ये पूरा इलाका बड़ा जो यहां तक का, सॉरी ये पूरा इस्लामाबाद तक का ये इलाका जो है, ये पूरे का पूरा पंजाब कहलाता है। ये इस्लामाबाद वगैरह पूरे का पूरा ये जो इलाका है, ये जो रीजन है, ये पंजाब कहलाता है। अब अगर ये पूरा रीजन पंजाब कहलाता है, ये इसके अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो यहां की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 60% के आसपास है। इस पंजाब की पूरी पॉपुलेशन जो है वो 60% के आसपास है, पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप देखोगे तो आर्मी के अंदर 90% आर्मी जो है वो पंजाबी आर्मी है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी हैं, उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स का लगभग
80 से लेकर 90% के ऊपर पंजाबियों का कब्जा है। जो रिसोर्सेज आते हैं, जो रेमिटेंसेस आते हैं, या जो भी पैसा पाकिस्तान के अंदर आता है, उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है लगभग 70% के आसपास ये पाकिस्तानी पंजाब खा जाता है। मैक्सिमम अगर आप एक बेनजीर भुट्टो को देख लें जो कि सिंध से बनती हैं, तो मैक्सिमम जो भी पार्टियां या जो भी सत्ता के अंदर काबिज रहते हैं वो पंजाब में रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में पूरे के पूरे इलाके या जितना भी पंजाब का इलाका है ये पूरे का पूरे पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करता है और आए दिन यहां प्रॉब्लम्स रहती हैं पंजाबी वर्सेस नॉन पंजाबी की। इसके बाद ये जो इलाका जिसे आप खैबर पख्तूनवा से लेकर फाटा रीजन वगैरह कहते हैं, ये खासकर क्वेटा वगैरह का जो इलाका पहाड़ी इलाका है, ये सारे के सारे पख्तूनवा लोग हैं। और इस पख्तूनवा के अंदर मैक्सिमम इलाके जो हैं वो अपने आप को पख्तून मानते हैं और पठान मानते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को अफगानिस्तान के ज्यादा करीब मानते हैं। अब क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान के ज्यादा करीब अपने आप को मानते हैं, तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान ये जो बॉर्डर है जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, अफगानिस्तान इस बॉर्डर को नहीं मानता और ये कहता है कि मैं इस बॉर्डर को, इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता और इस ड्यूरेंट लाइन की जगह ये पूरे का पूरा जो पख्तूनवा इलाका है वो अफगानिस्तान को सौंपा जाए। और ये भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड इलाका है और यहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल नहीं है और यहां तक कि यहां पर मिलिट्री का भी डायरेक्ट रूल नहीं है और यहां तक कि कुछ भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये लगभग ऑटोनोमस स्टेट्स है। पुलिस तो छोड़िए, आर्मी भी यहां पर जाने से डरती है। ये लोग आए दिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को धमकाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। तालिबान की इस इलाके में पकड़ बहुत जबरदस्त है और सब चीजें। ये इलाका तो इंडिया का है ही है और ये सारे का सारा इलाका जो है ये कहीं ना कहीं कश्मीरी और दूसरे इलाके कहलाते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह। सिंध के अंदर भी आए दिन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हालांकि यहां पर विद्रोह खुल के नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी सिंध के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और हो सकता है इसके अंदर जो सेपरेटिस्ट पावर्स हैं, जो अलगाववादी ताकतें हैं, वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएं। यहां इस तरीके से ये इलाका जो पंजाब है ये डोमिनेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर भी बहुत बड़ी नंबर के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स रहते हैं जो आए दिन पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने रहते हैं। हालांकि इन्हीं मिलिटेंट ग्रुप्स को पाकिस्तान हर रोज या हर तरीके से इंडिया में एंटर करवाने की पूरी कोशिश करता है। अब यहां सिनारियो पे आ जाओ कि अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है तो क्या होगा। अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है तो होगा क्या। देखिए दोस्तों, अगर इंडिया की चाइना से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान चाइना से अगर लड़ाई होती है इंडिया की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि नो डाउट यहां पर इंडिया जो है वो कंपैरेटिवली हल्का पड़ेगा। कंपैरेटिवली हल्का इतना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हार जाएगा। 70% ताकत रखता ही है और कई जगह पे इंडिया बहुत ताकतवर है और कई जगह पर इंडिया बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि कई जगह पर इंडिया जो है वो काफी कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में जैसे ही इंडिया और चाइना की लड़ाई शुरू होने वाली होगी, आप ये देखेंगे जापान ने लगभग वैसा ही ऑर्डर पास कर दिया और चाइना के अगेंस्ट वो अपनी आंखें दिखा रहा है। इधर ताइवान जो है वो अपनी आंखें दिखा रहा है। इधर से फिलीपींस के अंदर यूएस की आर्मी लगभग एंटर कर चुकी है। वियतनाम भी लगभग तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। इंडोनेशिया ने तो चाइना की बोट को ही डुबोने की तैयारी कर ली थी। मलेशिया के भी चाइना से 36 के आंकड़े हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इधर से अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं इंडिया का ही साथ देता हुआ नजर आ रहा है और यूएसए तो अपना पूरी की पूरी तैयारी करके 3 जहाजी बेड़ों को
3 जो वॉरशिप्स हैं उनको चाइना की तरफ बढ़ा चुका है। ऐसी सिचुएशन में अगर नेपाल को भूल जाओ, नेपाल में सरकार पलटने वाली है, आज या कल के अंदर आपको खबर मिल जाएगी कि पीएम केपी शर्मा ओली जो है वो रेजिग्नेशन दे के जा चुके हैं और भारत को अब नेपाल से कोई समस्या नहीं, हिंदुस्तानी नेपाली भाई भाई हो गए हैं दोबारा से। कम नेपाल को कोई आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर चाइना है, यहां इंडिया है। चाइना की इंडिया से जैसे ही लड़ाई होगी, यहां से चारों तरफ से कहीं ना कहीं चाइना के लिए प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी और चाइना इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है, चाइना इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी सारी आर्मी इधर इकट्ठी कर दे इंडिया से लड़ने के लिए। यही एक रीजन है कि यहां पर चाइना को जब चारों तरफ से दबाव पड़ना शुरू होगा इस बॉर्डर के ऊपर, तो चाइना चाहेगा कि इस पूरे बॉर्डर के ऊपर इंडिया की तरफ से जो प्रेशर है वो कम हो, इंडिया की तरफ से प्रेशर कम हो। इसलिए चाइना पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा कि आप अपनी आर्मी को बोलो कि यहां इकट्ठा हो, इस एरिया पर आकर इंडिया पर अटैक करे, ताकि इंडिया स्ट्रेटेजी को या अपनी कंट्री को बचाने के लिए जो प्रेशर चाइना के बॉर्डर पर क्रिएट कर रहा है उस प्रेशर को कम करे और बहुत सारी जो अपनी आर्मी है वो अपने बॉर्डर से लाकर पूरी आर्मी इंडिया के बॉर्डर पर या चाइना के बॉर्डर पर ना ले जाकर काफी आर्मी, काफी एयरफोर्स और काफी सब चीजें पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजनी शुरू करे। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो इस मामले में कुछ कर नहीं पाएगा। जो आर्मी उसकी बलूचिस्तान के अंदर है उसको मूव करवाया जाएगा इंडिया की तरफ। जो आर्मी बलोच खैबर का पख्तूनवा इलाके में है या अफगानिस्तान बॉर्डर पर है वो उस आर्मी को मूव करवाया जाएगा इंडियन बॉर्डर पर, ताकि उसकी आर्मी यहां पर मजबूत होकर इंडिया से लड़ सके, क्योंकि इंडिया भारी पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर। और ये समझ लीजिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो डरा हुआ है, हताश है, निराश है, अपनी समस्याओं में इतना घिर चुका है कि बहुत ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को अपनी आर्मी अगर इधर बढ़ानी पड़ती है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है और उसे कहीं ना कहीं अपना बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनवा वाला इलाका लगभग डीमिलिटराइज करना पड़ेगा, लगभग अपनी सेना ना के बराबर रखनी पड़ेगी। ऐसे में अफगानिस्तान जो पहले ही आजकल पाकिस्तान का सरदर्द बना हुआ है उसका एनक्रोचमेंट इधर से बढ़ता हुआ नजर आएगा और दूसरी तरफ बलोच जो विद्रोही हैं उनको रिटेलिएट करने का मौका मिलेगा, उनको अपनी ग्राउंड पकड़ने में मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं वो और ज्यादा ताकतवर तरीके से अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इंडिया को बस कुछ नहीं करना, इंडिया को बस ना आगे बढ़ना ना और कुछ, बस पाकिस्तान की आर्मी को इस बॉर्डर पर एंगेज रखना है। पाकिस्तान की आर्मी इस बॉर्डर पर एंगेज रखेगी, बाकी ध्यान उधर रखा जाए, ना आगे बढ़ने दो ना आगे जाओ। इसका मतलब युद्ध को टू द पॉइंट उसी सिचुएशन में रखो, बाकी काम ये बलूच लोग, ये खैबर पख्तूनवा वाले पख्तून लोग और कहीं ना कहीं कुछ हद तक यहां से जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं वो पूरा कर देंगे अपने आप। पाकिस्तान को देर नहीं लगेगी घुटनों के बल आते हुए। इंडिया को बस अपने यहां पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है, पीछे नहीं हटना है। नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा, नतीजा पाकिस्तान को अपने आप भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि समझिए पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात, इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, हेल्थ के लिए हेल्थ के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था और रही सही कसर पाकिस्तान की सरकार ने यहां तक कह दिया कि लॉकडाउन किया तो जो बीमार से बीमार होकर नहीं मरेगा वो भूखा मर जाएगा, इसलिए लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। आपके देश में कैलिबर था, आपके देश में ताकत थी, आपके देश ने लगभग 1.5 महीने का लॉकडाउन रखा और 2 महीने तक तो इतने मतलब 1.5 महीने के आसपास से लेकर 2 महीने तक इतनी बहुत स्ट्रांगली उसको मेंटेन किया। लेकिन यहां पर अगर पाकिस्तान को देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहा है, साथ में सोशल क्राइसिस भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुन्नी जो है वो कहीं ना कहीं शियाओं से लड़ रहे हैं, सुहरावर्दी से लड़ रहे हैं, अहमदिया से लड़ रहे हैं,
कादियानी से लड़ रहे हैं। ऐसा सोशल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के अंदर नहीं है, ऐसा सोशल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में नहीं है जैसा कि पाकिस्तान के अंदर दिखाई देगा। इंडिया में तो अगर हिंदू मुस्लिम्स की लड़ाई थी तो आपको एक जगह पर मिलेगी, दूसरी जगह पर कहीं हुई नहीं, बाकी सारे भाई भाई। वो भी कहीं ना कहीं भू माफियाओं का दंगा ज्यादा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो सारे का सारा दंगा भू माफियाओं का और प्रॉपर्टी पे कब्जे का था। किसी दिन बताएंगे कि दिल्ली बंदों की रियली थी या असली सच्चाई क्या है, असली सच्चाई क्या है और मामला क्या है। लेकिन दोस्तों यहां अगर पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान को जैसे ही अपनी आर्मी युद्धग्रस्त या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया में से निकाली, वो एरियाज अपने आप को डिक्लेयर करेंगे कि हम आजाद हैं, या कम से कम अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान को उन एरियाज पर दोबारा कब्जा करने में पसीने छूटने लग जाएंगे। जब पाकिस्तान को उन एरियाज पर कब्जा करने के लिए पसीने छूटने लगेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत या दुर्गति क्या होगी। तो मे बी पॉसिबल अगर आप लोग देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान लगेगा, और सबसे ज्यादा भारत के किसी भी तरीके के डिसइंटीग्रेशन का कोई खतरा नहीं है। या तो वो खतरा चाइना को है जो उइगर मुस्लिम से लेकर हांगकांग वगैरह के अंदर फंसा हुआ नजर आएगा, लेकिन चाइना भी किसी ना किसी तरीके से अगर संभाल जाता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान को होंगी, क्योंकि ये बलोच इलाका अलग होगा, ये सिंध इलाके के ऊपर तलवार लटक रही होगी, ये वाला इलाका अफगानिस्तान में जाकर मिलने की सोचेगा, और उसके बाद लास्ट वाला जो इलाका है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की फॉर्म में रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पंजाब की फॉर्म में रह जाएगा, जो कि सबसे बड़ा प्रांत अभी भी है। लेकिन पूरी की पूरी डोमेस्टिक पॉलिसी से लेकर हर चीज में वो डोमिनेट करता है। और पाकिस्तान के जो ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट्स मिलती हैं या ग्राउंड लेवल से जो लोगों से दो चार से बातचीत होती है या फिर इनके बारे में बातचीत होती है, तो यही आउटकम निकल कर आता है कि इस पाकिस्तान के पंजाबियों ने सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर इस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है कि इन दोनों लोगों को लगता है कि जो पंजाब है, जो पंजाबी हैं, ये इनका हक मार जाते हैं। तो वो असलियत में अपनी सेना को पाकिस्तान की सेना कहने की जगह पंजाबी सेना कहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि पंजाबियों ने हमला किया, पंजाबियों ने किया। यही एक रीजन है कि आए दिन पाकिस्तान के अंदर या तो प्रोटेस्ट मार्च हो रहे हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर आए दिन कोई ना कोई बम ब्लास्ट हो रहे हैं। यहां कभी उनके नेवल बेस पर हमला होता है, और मजे की बात यह कि वहां के लोग, वहां के लोकल मिलिटेंट्स ही आजकल पाकिस्तान के अगेंस्ट हमला करते हैं। चाहे वो लाल मस्जिद के ऊपर हमला हुआ इस्लामाबाद की, चाहे वो बच्चों के स्कूल के अंदर वो जो पेशावर है, पेशावर के बच्चों या पेशावर के अंदर सैनिक स्कूल के अंदर बच्चों को मारने की बात आ जाए, 160 बच्चों को मारा गया था वहां पर। जितने भी आप वहां पर इंसिडेंट्स देखते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के इंसिडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की कमजोरी को दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं। और उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते, आंतरिक समस्याओं के चलते पाकिस्तान जो है एक रॉग नेशन बन चुका है, एक डिस्टेबलाइज्ड नेशन बन चुका है, एक जिसे कहते हैं अस्थिर देश बन चुका है। और इसी अस्थिरता के चलते आज नहीं तो कल पाकिस्तान को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और ये पाकिस्तान टूटता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि अगर आप बालाकोट करते हैं तो पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर आ जाए। वहां पर आप इससे अंदाजा लगाइए कि कराची के अंदर यह कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो उड़ रहे हैं, पूरे कराची को ब्लैकआउट किया, लेकिन कराची की एयरफोर्स नहीं उड़ी, कराची से एयरफोर्स ने टेक ऑफ नहीं किया। सोचने वाली बात है क्यों? उसके पीछे रीजन यही है कि वो किसी भी वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहेंगे, वो इंडिया से युद्ध नहीं चाहेंगे, लेकिन चाइना के दबाव में पाकिस्तान को युद्ध करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को खुलकर, चाइना खुलकर पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा। और यही कारण है क्योंकि चाइना पाकिस्तान को खुलकर इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को मजबूरी में, कर्जे के दबाव में कहो या कैसे भी करके कहो, इंडिया के ऊपर हमला करना पड़ेगा। इंडिया की आर्मी कैपेबल है, 2.5 फ्रंट के ऊपर इंडिया की आर्मी लड़ते हुए देर नहीं लगाएगी। इंडियन आर्मी इज वेरी मच कैपेबल। अब क्योंकि इंडियन आर्मी कैपेबल है और कभी भी वो लड़ते हुए देर नहीं, मतलब कैपेबल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 फ्रंट्स का 2.5 फ्रंट पर आसानी से लड़ सकती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर तो उसे कुछ नहीं करना, पाकिस्तान के अंदर एंटर करे तो बहुत ही बढ़िया है। पूरा फोकस इस इलाके पर कब्जे का रखना है।